हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, रेलवे की PYQ सीरीज, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, हम GS के आपके अभी जियोग्राफी की क्लास ले रहे हैं, जिसमें से आज ये आपकी 4th क्लास होने वाली है। और साइंस की आपकी ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, करीब 8 क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है फिजिक्स की, ठीक है। तो आप जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट देखिए और आप कमेंट्स करिए। अगर आपको और भी कुछ चाहिए, इसके अलावा भी और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट PYQ अभी तक जितने भी रेलवे ने एग्ज़ाम पूछे ना लास्ट के करीब 10 to 12 ईयर्स में, वो हम सारा आपको कंप्लीट करा के देंगे। और आपने अगर इतना कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपका GS वाला पोर्शन बिल्कुल रेडी रहेगा ना। आपको बस करंट अफेयर पढ़ना होगा, ठीक है। तो समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानें, ठीक है ना। चट्टान, इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी में अक्षांश, देशांतर, ठीक है, ये सारे ग्रहों के बारे में सब हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, ठीक है ना। तो चट्टानों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। ये PIQ सीरीज है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चट्टानों के बारे में जानते हैं। तो चट्टानें क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और एक होती है कौन सी, कायांत्रिक चट्टान, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं क्या हैं, देखिएगा। कहता है कि चट्टानें जो है ना वो पृथ्वी की आधारशिला है, बिल्कुल है, क्योंकि वो पृथ्वी की परत पे ही पाई जाती हैं। चट्टानें एक या एक से ज़्यादा खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, ये भी फैक्ट है। इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से होता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। और जो प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है, ठीक है, वो बाहर जब निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। देखिए प्रोसेस समझिए। मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जमाव हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, प्राकृतिक रूप से जमा हो रहा है। ये जो पृथ्वी के अंदर जमा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है ना। अब जब ये ताप और दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है ना। तो ये जब बाहर निकलता है, तो बाहर जब ये निकलता है तो बाहर निकल के ऐसे ऐसे करके एक क्या होता है, चट्टान के रूप में बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ये जो बाहर निकला है ना, इसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है ना। ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, जो बाहर आता है उसे बोलते हैं लावा। लावा वा से मतलब बा से बाहर, तो लावा बाहर, ठीक है। अब देखिए, ये जो बाहर आके ये आपका सेडिमेंट जमा हो गया ना, इसी का नाम दे दिया जाता है, इसी को कहते हैं हम आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, ताप और दाब से ये चट्टान जब निकलती है, ज्वालामुखी फटता है, तो क्या होता है, आपके बहुत सारे धुआं, बहुत सारी गर्मी, टेम्परेचर, इसलिए क्या होता है, आग से निकलते से आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि चट्टानों के टूटने फूटने से मलबा जमा होकर परतदार चट्टानें बनती हैं। परतदार चट्टानें, या फिर इसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं हम अवसादी चट्टानें, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, ये आपकी क्या है, ये है आपकी आग्नेय, ठीक है ना। और फिर इस आग्नेय चट्टान से ना आपका जो निर्माण हो रहा है, वो क्या निर्माण हो रहा है, आग्नेय चट्टान से आपका निर्माण हो रहा है किसका, परतदार चट्टान का, ठीक है। परतदार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, अवसादी चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। अब क्या हुआ कि इस अवसादी चट्टान से इन 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 चट्टानों से क्या करें, चट्टानों पर दबाव और तापमान के प्रभाव से, है ना, कायांत्रिक चट्टानें बनती है। कायांत्रिक का मतलब होता है रूपांतरित चट्टानें, ठीक है ना। तो इनकी वजह से क्या बनती हैं, यहाँ पे एक आपकी चट्टान बनती है, इसको बोलते हैं रूपांतरित या फिर कायांत्रित, याद रहेगा, रूपांतरित या फिर कायांत्रित। ये इनकी वजह से, ताप और दाब की वजह से क्या होती है, दब के दबाव में बनती हैं। तो ये आपकी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं कि चट्टानों के बारे में ज़्यादातर जानकारी पृथ्वी से ही मिलती है ना, मैक्सिमम जानकारी जो हमारे पास है। लेकिन ब्रह्मांड के कई खगोलीय पिंड भी चट्टानों से बने हैं। जैसे आप याद रखिएगा, सौरमंडल में 3 ग्रह हैं, मंगल, शुक्र और बुध, जो सूर्य के पास में हैं। ये तीनों किससे बने हैं, चट्टानों से बने। ये फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंड अलौकिक चट्टानों का सबूत देते हैं, ठीक है। और चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ऑब्सिडियन, प्यूमिस, डायोराइट, ग्रेनाइट और सेंधा नमक, ठीक है। ये सारे आपके चट्टानों के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का उदाहरण नहीं है।
तो आप देखिएगा कि जैसे क्या है, डामर, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डामर, सिस्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो आपको पता है ना कि आपको याद भी होना चाहिए और आप याद कर भी लीजिए कि ये जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ना, ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ये भी पूछा जाता है कौन सी चट्टान किस प्रकार की है ना, ये आग्नेय प्रकार की चट्टान है। ये जो सिस्ट है ना, ये रूपांतरित प्रकार की है, रूपांतरित या फिर कायांतरित, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। ये जो डामर है ना, ये कोई चट्टान नहीं है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप इसमें कंफ्यूज कैसे होंगे, ये डामर पूछता है, कभी कभी इसका नाम जो है ना, डामर को बोलते हैं एसफॉल्ट, ठीक है ना। तो एसफॉल्ट जो है ना, ये आप याद रखना कि ये चट्टान नहीं है, क्योंकि आप एसफॉल्ट को देखिए, एसफॉल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, तो इससे मैच करता है, इसलिए आपको लगेगा कि नहीं ये भी चट्टान है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है। आइए आपको थोड़ा सा ना रॉक साइकिल के बारे में बताते हैं कि किससे क्या क्या कन्वर्ट होकर बनता है। अब इस चीज़ को आप समझो, जैसे देखो क्या है, इग्निशियस रॉक, ठीक है ना, ये आग्नेय चट्टान जिसके सबसे पहले निर्माण हुआ, कैसे हुआ, आपका पृथ्वी के अंदर से क्या निकला था, मैग्मा निकला था, है ना, और ये बाहर आके क्या हुआ था, आपका ये लावा था, है ना। तो ये जब ठंडा हुआ, कूल हुआ, है ना, कूल होने के बाद फिर क्या हुआ, ये इग्निशियस रॉक का रूप ले लेता है, अग्नि चट्टान बन जाती है। अब इसी अग्नि चट्टान से जब क्या होता है, इसमें क्या होती है, वेदरिंग एंड लेथिफिकेशन, कहने का मतलब है जब टूटता फूटता है और ये बहाव, हवा ना, बारिश, इनके कारण से जब क्या होता है ना, बह बह के यहाँ तक एक जगह पे क्या हो जाता है, ये अवसाद जमा हो जाते हैं। इसको सेडिमेंट, मतलब ये अवसाद बोलते हैं, है ना। तो ये सेडिमेंट आपके जहाँ पे जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे इस सेडिमेंट के ऊपर क्या होता है ना, आपके जमाव बढ़ता रहता है, तो ये क्या होता है, एक सेडिमेंटेस्ट्री रॉक बन जाती है, जिसे को हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये अवसादी चट्टानें जो होती हैं ना, इसी से फिर हीट और प्रेशर से फिर क्या बन जाती है, इनसे ये मेटामॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, रूपांतरित या कायांतरित। अब इसको समझना है कि मेटामॉर्फिक से ना सीधा इसमें भी तोड़ फोड़ होगा, हवा चली आंधी आई, इससे फिर से क्या बन जाएगा, अवसाद, और फिर से अवसाद बनेगा तो फिर से क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक। अग्नेय से सीधा भी आपको क्या होता है, मेटामॉर्फिक बनती है, क्यों कि अग्नेय के ऊपर भी तो हीट एंड प्रेशर पड़ रहा है ना, तो उससे जो हीट एंड प्रेशर से जो इसमें परिवर्तन होगा, चेंजेज आएंगे, उसको मेटामॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया पूरी आपकी चलती रहती है, ठीक है। और ये आपका जो अग्नेय, ये भी पिघलता है, और ये जब पिघलता है तो फिर से लावा बनता है, फिर से मैग्मा बनता है, अंदर आंतरिक क्रिया होती रहती है। ये एक पूरी साइकिल है। इस साइकिल को आप समझ गए तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रसिद्ध सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो सरोवर बांध जो है ना, सरदार सरोवर बांध, ये आपका सतलुज पे नहीं है, नर्मदा नदी पे है, ठीक है ना, नर्मदा नदी पे ये बनाया गया है। इस पे बस आपको ये जानना है, ठीक है ना, कि ये जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये एक परियोजना है, ठीक है ना। ये परियोजना किन किन राज्यों के मध्य है, वो राज्यों को नाम क्या होने, देखिए एक तो नर्मदा है, नर्मदा और सरदार सरोवर है, तो ये गुजरात में तो होगी ही ना, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखी गई है, तो वो गुजरात के ही थे। गुजरात से लगा हुआ क्या आपका है, देखिएगा तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, एक स्टेट और कौन सा है आपका, राजस्थान। तो ये 4 राज्यों के संयुक्त परियोजना है, ये याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पेट्रोलॉजी जानते हो किसको कहते हैं, जो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है ना, उसी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार रेलवे ने पूछा है ना, 3 स्टार लगा लेना, कि कई बार आपसे पूछ लेगा कि चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं, है ना। इसी को घुमा फिरा के 2-3 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और ये देखो रिसेंट में भी पूछ लिया, 2022 में भी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के लिए अन्य शब्द प्रयोग किया जाता है, कौन सा, भू आकृति विज्ञान नहीं, मृदा भूगोल सही है, हाँ। ये इसको ना सॉइल जियोग्राफी कहते हैं। सॉइल जियोग्राफी मतलब क्या होगा, जैसे ये आप कैसे याद रखो, पेडालॉजी में आपको पेड़ दिख रहा है ना ये, और पेड़ किस में लगाते हो, मिट्टी में लगाते हो, है ना। तो बस याद रख लो, इससे कनेक्ट कर लो कि पेडालॉजी इज इक्वल टू मृदा भूगोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके करीब 30 मिनट में, है ना, करीब 30 मिनट में मेरा 50 क्वेश्चन का टारगेट होता है ना, और विथ कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमें थोड़ा सा, और ये पीआर की सीरीज़ है, अगर हम बहुत आसानी से पढ़ाएंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मेरे साथ स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। और आपको अगर लग रहा है तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा, है ना, यूट्यूब पे ये सुविधा है, आप इस पर क्या स्पीड कम कर लीजिएगा, और कम लग रही है तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, हाँ, 1.5 2 पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मृदा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है अपक्षय की दर तापमान और वर्षा से प्रभावित होती है, रंग मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होता है,
ऊंचाई और ढलान ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित करते हैं, नहीं, यही गलत है, ठीक है ना। मृदा प्रोफाइल की मोटाई समय द्वारा, हाँ, जैसे समय बढ़ेगा उसकी जो परत है मोटाई वो बढ़ती जाएगी, तो यही गलत है। ये तो यही क्या होगा, आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टानों का एक प्रकार है? तो देखिए, तलछटी चट्टान का मतलब पता है क्या होता है? तलछटी चट्टान का मतलब होता है अवसादी। अभी भी हमने पढ़ा था ना, इसी के कई नाम है, अवसादी भी है, इसी का नाम है परतदार, तो आपसे किसी भी नाम से वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक, इंग्लिश में भी आप जानते रहिए, कभी कभी वो भी पूछ लेता है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। अब आप समझो, बलुआ पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट और लिग्नाइट, तो इसमें कौन सा है? तो इसमें ये है आपका बलुआ पत्थर, ठीक है, ये क्या है, अवसादी चट्टान है। और आपका आप देखेंगे ना तो ग्रेनाइट जो है ये कौन सी है, मैंने आपको पीछे बताया था, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये किस प्रकार की थी कि आग्नेय चट्टान की। अभी आप देखिएगा ना कि जैसे जैसे क्लास खत्म होगी वो सारे चट्टान कौन सी किस प्रकार की आपको याद हो जाएगी। तो ग्रेनाइट, ठीक है, और स्लेट जो है ना, स्लेट ये किस प्रकार की चट्टान है? आप देखेंगे जो स्लेट है ना, ये स्लेट आपकी ये कायांतरित प्रकार की चट्टान है, ठीक है ना, कायांतरित। और बलुआ पत्थर हमने आपको बता दिया ये कौन सी चट्टान है आपकी, ये अवसादी है ना। और ये जो लिग्नाइट है ना, ये इसको भी हम एक अवसादी प्रकार की चट्टान बोल सकते हैं। ये क्या है, ये कोयले का ये प्रकार है, कोयले का प्रकार, ठीक है ना, लिग्नाइट। चलो अब हम आपको ये बताते हैं यहाँ पे ही थोड़ा सा कि आपको कौन कौन से चट्टान के बारे में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। वो देखो, ये जैसे है ना, अवसादी के बारे में, कायांतरित के बारे में, अग्नि के बारे में, तीनों के टाइप्स आप ये थोड़ा सा आप समझ लो। देखो अवसादी में क्या क्या आता है आप देखिएगा। तो बलुआ पत्थर हमने को बता ही दिया, बलुआ पत्थर के साथ आप क्या याद कर सकते हो, चूना पत्थर भी याद कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये भी क्या है आपका अवसादी चट्टान ही है, ठीक है ना। स्लेट क्या है, स्लेट आपकी कायांतरित हमने बता ही दिया। अब कायांतरित के और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो कायांतरित में आप याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्ट, कई बार पूछा गया है। सिस्ट के बाद आप क्या याद रखोगे, स्लेट हमने बता ही दिया आपको। संगमरमर याद रखना ना, संगमरमर ये किस प्रकार का है, जिसके घरों में लगता है, कायांतरित चट्टान है। एक याद रखना फाइलाइट, है ना, फाइलाइट। और एक क्वार्ट्ज भी याद रखना जो कि संगमरमर का ही टाइप है, ठीक है। अब आप देखिए ग्रेनाइट में अग्नेय चट्टान के बारे में, तो अग्नेय क्या है आप देखेंगे तो ग्रेनाइट तो हमने बता ही दिया। इसके बाद बेसाल्ट भी आपको हमने बता ही दिया था, ये भी क्या है, अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट के अलावा कौन से आपके, डायोराइट आप याद रख सकते हो एक, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डायोराइट, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको आगे आते रहेंगे, तो मैं बताता हूँ इतना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि ये बहुत बार पूछे गए हैं, बाकी जो हैं वो एक आध बार पूछा गया है। तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर ये अवसादी हैं। स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज और फाइलाइट ये क्या है आपके कायांतरित हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट ये आपके अग्नेय हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टजाइट एक प्रकार से, देखो अभी अभी जस्ट बताया 1 मिनट पहले, क्वार्टजाइट किसको कहते हैं, तलछटी, तलछटी मतलब वो आपके अवसादी परतदार ये। बेसाल्ट तो आपकी आग्नेय चट्टान है ना। और अग्नि ये नहीं है, ये आपका आग्नेय है ना, ये गलत टाइप हो गया है, ये आग्नेय है, तो आग्नेय भी नहीं है, ठीक है। ये कौन सी चट्टान थी, क्वार्टजाइट, ये आपकी रूपांतरित चट्टान थी। क्वार्टजाइट हो गई, संगमरमर हो गई, ये सब हमने आपको बताया था ना, फाइलाइट हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, ये सब हमने आपको बताया है, ये सब याद कर लो। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की हैं, तो भैया देखो ग्रेनाइट, अग्नाइट, ये आपके ईंट लग रहा है ना, ये आप याद रखो अग्नेय ना, ग्रेनाइट, ठीक है ना, जहाँ पे लग रहा है तो आप अग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान है नहीं, सिस्ट चट्टान है नहीं, मेटामॉर्फिक है नहीं, है ना। चट्टान में नीचे की ओर मुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो चट्टान में जो नीचे की ओर मुड़ा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप देखिएगा तो उसको कहते हैं बायस, रिट्रोशन, ठीक है ना, या फिर एंटीक्लिनल सुपीरियरिटी। तो भैया क्या, अब इसको समझिए, एक बायस ये क्या है, ये आपका इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिनीति, ठीक है ना, अभिनति। और ये एंटीक्लिनल ये भी है, इसको आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपनति, ठीक है ना। तो आप इसको समझो, जैसे मान लो ये 2 चट्टानें हैं, है ना, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। इसमें क्या होगा कि एक भाग आपका नीचे की तरफ झुक जाता है ना, और दूसरे में कभी कभी क्या होता है, जो वलन होता है इसमें क्या होता है, आपका भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जो भाग नीचे की तरफ झुक जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है, अभिनति या फिर बायस, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम, अभिनति, जो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, याद रहेगा, अभिनति या फिर बायस। और जो ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, इसको क्या बोलते थे हम, अपनति, आप ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अपनति या फिर
एंटीक्लिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, नीचे की ओर कूच रहा है, तो नीचे की ओर कौन सा होगा, बायस या फिर अविनति, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है। ये तो वही बहुत ही आसान चट्टान है, जो आपका क्या होता है, पिघले हुए मैग्मा से ही शुरू हुई थी पूरी कहानी, जो कि आग्नेय चट्टान को कहते हैं, है ना। दूसरा देखो, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय का बहुत बार पूछा गया, हमने बताया था ना आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, वो जो हमने 4-5 आपको बताया है ना ऊपर, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको जितनी बार आप 2-4 बार पढ़ लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं बार बार, और मेरी गारंटी वहाँ से ही आएगा। बहुत ज़्यादा किस्मत रही तो बहुत खोजी टाइप के प्रश्न बना देंगे, ठीक है, और उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उन चट्टानों को क्या नाम दिया जाता है जिनमें मुख्य खनिज घटक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ये सबको पता है, ये जो सबके घर घर में भी मोस्टली यूज होता है, ठीक है ना। ये है चूना, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चूना पत्थर की चट्टानें, आपका सही जवाब है मिट्टी के चट्टान, सिलिशियस के चट्टान, सैंडिसियल नहीं, ठीक है। तो ये है चूना। अब इसमें और भी इससे क्या क्या चट्टानें बनती हैं, है ना। चूना पत्थर की चट्टानों में जैसे आप मान लो आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम, है ना। चूना पत्थर तो था ही, है ना, जिप्सम हो गया आपका। और एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप जैसे अभी संगमरमर मैंने बताया था वो ले लो, संगमरमर को मार्बल भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। सैल ले लो, जितनी सैल होती हैं, है ना। तो इस टाइप की चट्टानें होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से होती हैं, है ना। कह रहा था कि पृथ्वी के मेंटल में, मेंटल का मतलब क्या है, उसके जो परत है, गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो मेंटल है, हमने अगर आपने पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की क्लास मेरे साथ करी होगी, ठीक है ना, तो हमने उसमें आपको 3 पार्ट बताए थे, याद है। 3 पार्ट में हमने कौन कौन से बताया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है ना। तो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, ठीक है। तो ये जो मेंटल वाला पार्ट है ना, यहीं पे मैग्मा का निर्माण होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे मैग्मा का निर्माण होता है। और मैग्मा ही क्या होता है, जो गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ होता है, इसी को क्या कहते हैं, मैग्मा। अब ये मैग्मा जो होता है ना, यही मैग्मा यहाँ से क्रस्ट की तरफ पृथ्वी पे बाहर आता है, और जो ये बाहर आता है मटेरियल, इसी को हम बोलते हैं लावा, और यही क्या होती है, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। ये याद कर लो भैया, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो अंदर है वो मैग्मा है, जो बाहर है वो लावा, वा से बाहर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोटों में उजागर होती हैं और कठोर चट्टानें बनाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहो, तो अभी भी जस्ट उसी पे बात हुई ना, पृथ्वी की पपड़ी सबसे पुरानी चट्टान, सबसे पुरानी, और जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बन रही है, ये भी एक चीज़ देखो। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट से बन रही है वो कौन सी बन रही है भैया, एक ही तो है ज्वालामुखी विस्फोट से बन रही है, वो आग्नेय है ना। और आग्नेय से ही फिर रूपांतरित हो, ये जो होता है कौन, बह के कट के छट के जाती है तो अवसादी बन जाती है, फिर अवसादी से ही आपके वो रूपांतरित का निर्माण हो जाता है। बस यही इतनी कहानी है छोटी सी, समझ लो। आगे आओ, अब हम थोड़ा सा भूकंप से आए हुए क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन ही कहा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रेलवे का ये बहुत ही समझ लो कि उनका फेवरेट सवाल है भूकंप पे, ठीक है ना। तो ये कब आता है, ये आपका जोन 5, याद रखना 5 जोन में आता है, जो मतलब इसके जोन बटे हुए हैं, और ये कौन से जोन में आता है, तो ये जोन 5 में। दरअसल ये जो जोन 5 है ना, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ध्यान रखो कि जो 4 जोन में ही बांटा गया है ना, भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने जोन में, 4 जोन में बांटा गया है, ये सब याद रखना, फैक्ट्स हैं ना। कौन सा, तो जोन 1 नहीं है, याद रखना, जोन 2 ना, 3 एंड 4 एंड 5। तो जैसे ये जोन 2 है थोड़ा हल्का, इससे ज़्यादा तीव्र, और ये सबसे तीव्र, तो सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव क्षेत्र है, भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है ना। 4 भागों में बांटा गया। अब आइए, भूकंप को नापते किससे हैं, है ना, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। तो भूकंप की तीव्रता को नापते किससे हैं, सिस्मोग्राफी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, सिस्मोग्राफ, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या जानना है, जैसे होता क्या है ना, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है कंप्लीट, राइट। तो ये जो आपकी पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी में क्या होता है कि अंदर आपके कहीं पे यहाँ से पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का हिलना या फिर मूवमेंट या फिर वाइब्रेशन, ये आपका स्टार्ट होता है। तो ये 2 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट ये बन गया जहाँ से शुरुआत हुई, और जहाँ पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे जो पहली बार आया, है ना। तो जहाँ से स्टार्ट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं अवकेंद्र या फिर हाइपोसेंटर,
इसको भूकंप केंद्र बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जानो। भूकंप केंद्र मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ। अब भूकंप केंद्र को क्या बोल देंगे? हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर, ठीक है। एक नाम इसका और भी है, क्या? इसको हिंदी में अगर आप जानो, कभी पूछ लेता है तो आप जानते रहो, अवकेंद्र कहते हैं। और ये जो पृथ्वी की परत पे ना, ये जो सबसे पहले पहुंचता है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं एपी सेंटर। ये तो हाइपो सेंटर था, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे सबसे पहुंचती हैं इसको बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया? हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अवकेंद्र और अधिकेंद्र, समझ में आ गया? ये चीज़ें 5 जोन में बटा हुआ है, ये हमने आपको बता ही दिया। इसमें हम आपको और क्या बता सकते हैं? तो जैसे अभी क्या है ना, जोन 5, ये जो सबसे सेंसिटिव एरिया है ना इंडिया का, इसमें कौन कौन से एरिया इंडिया के आते हैं? तो सबसे पहले तो आपने एक पढ़ ही लिया, क्या? अंडमान एंड निकोबार। एक आप जम्मू एंड कश्मीर में भी जो भूकंप आते हैं वो भी आपके जोन 5 के टाइप के ही होते हैं, ठीक है ना। और आपके बगल में ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में देखो बहुत आता है भूकंप, बहुत खतरनाक। और आपका ये गुजरात में जो ना एक कच्छ एरिया है ना, गुजरात में जो कच्छ का एरिया है वहाँ पे आता है, ठीक है। और ये एरिया आप रखो, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कच्छ। कभी कभी बिहार में भी, उत्तर के बिहार में आता है, लेकिन ठीक है, इतना आप याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किससे प्लेट टेक्टोनिक्स का जनक कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बारे में मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूँ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। और अगर आपको पढ़ना है, आप वहाँ पे पहली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको जानकारी हो गई होगी कि क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो इसके बारे में अल्फ्रेड वेगनर साहब ने सबसे पहले बताया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? हमने आपको वहाँ पे बताया था, याद हो तो, महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है ना। तो महाद्वीपीय सिद्धांत ये अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया था, ये याद रखना, ठीक है ना, बाय नेम। और ये कई बार आपसे पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, सुनामी का एक विनाशकारी रूप जिसे, तो क्या है? सुनामी का एक विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, आमतौर पर निम्न के कारण आता है। जानते हैं सुनामी आता कब है? सुनामी तब आता है ना जब बहुत ही जो है अति तीव्रता का जो है आपका भूकंप आता है। करीब आप मान के चलिए कि 7.5, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा की जब तीव्रता का आपका भूकंप आता है तब आपका वो सुनामी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लोगों का ऐसा कहना है कि जो आपका करीब दिसंबर ठंड में 2004 में ना एक हिंद महासागर में आई थी सुनामी, वो इसी भूकंप के कारण ही आई थी, ठीक है ना, हिंद महासागर में आई थी 2004 में। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भीतर कंपन का अध्ययन है? ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर जो आप अध्ययन किया जाता है तो कहाँ से? भूकंप विज्ञान से। अभी अभी हम लोगों को बताया था ना, ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ से फिर आपकी एक रेज है जो कंपन कर रही निकल रही है। इसको अधिकेंद्र बोल रहे थे, इसको आप क्या बोल रहे? अपकेंद्र बोल रहे थे, इसको हाइपोसेंटर बोल रहे थे आप, है ना, इसको एपिसेंटर आप बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या है? भूकंप विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ब्रह्मांडीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें, सतही तरंगें, ध्वनि तरंगें। तो आपकी भूकंपीय तरंगें ही भूकंप के दौरान क्या होंगी? उत्पन्न होंगी, ठीक है। और ये जो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये रट लेना, ये हर एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भूकंपीय तरंगों के प्रकार देखो, ये भूकंपीय तरंगें जो होती हैं ना, ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। 3 में पहली पीप, दूसरी यस और तीसरी यल। पी को बोलते हैं ना प्राथमिक तरंग, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक, सेकेंडरी, एस से सेकेंडरी या फिर द्वितीयक। और यल को क्या बोलते हैं पता है? यल को बोलते हैं लॉन्गेस्ट या फिर जो है दीर्घ, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की आपकी तरंगें होती हैं, पी, एस, यल। अब जैसे पी है ना, ये पी किस प्रकार की तरंग होती है? जैसे आप तरंगों का नाम सुना होगा आपने, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो प्राथमिक तरंगें जो होती हैं ना, वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? ध्वनि तरंगें जितनी भी होती हैं वो अनुदैर्ध्य ही होती हैं। द्वितीयक आपकी जो होती है ना, सेकेंडरी, ये होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है ना। इनका टाइप क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें एक बड़ा फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना, ये तीनों माध्यम में ट्रेवल करती है, ठोस में भी, द्रव में भी और
गैस में भी। जबकि जो अनुप्रस्थ होती है और ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में करती है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में गमन करती है, सॉलिड्स। याद रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, वो क्या होती है, वो तरंग के लंबवत होती है। लंबवत मतलब समझते हैं ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये जो होती है ना, ये तरंग के समानांतर होती हैं, ध्वनि तरंगें आपकी जो होती हैं, ठीक है ना। और आपकी ये जो रियल टाइप की तरंगें होती हैं ना, ये कहाँ पे होती हैं, तो ये इसको बोलते हैं धरातली तरंगें, ठीक है ना। ये धरातली, ये धरातल जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे ये पहुँचाती हैं और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, ये सर्वाधिक, याद रखना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, जो लंबवत है ना, मान लो तरंगे ऐसी ऐसे जा रही हैं, तो इसके ये लंबवत है, ठीक है ना, और ये समानांतर जा रही थी, इसके समानांतर ही जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये तरंगे ऐसी हैं तो ये ऐसे जाके फिर ये लंबवत जाएंगी, फिर पैरेलल जाएंगी, फिर लंबवत जाएंगी, तो ये सबसे खतरनाक होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, तो सबसे तेज कौन सी है। अब देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ना अभी यहीं समझो। देखो एक ही यहाँ पे एक ही पार्ट में हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो आप खुद ही सोचो कि सबसे तीव्र कौन सी हो सकती है ना। तो सबसे तीव्र ये प्राथमिक वाली ही हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि क्या है, ये ध्वनि ना, हमने बोला ना ये साउंड वेव्स हैं। क्या है ये हमने बोला ना आपको, ये क्या है, साउंड वेव्स हैं। तो साउंड वेव्स हैं और ये तीनों माध्यम में जा रही हैं, इसलिए क्या होता है ना, ये सबसे तेज़ हैं ना, सबसे तीव्र गति से ये चलती हैं। इनकी जो तीव्रता है ना, जिनकी ये करीब करीब 8 से लेकर के ना 14 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस स्पीड से ये है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी टाइप की तरंगे जो कि प्राइमरी हैं और सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सी भूकंपीय तरंगों के में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हमने बता ही दिया आपको। अनुप्रस्थ किसमें था, सेकेंडरी में था। इसमें कौन सा था आपका, अनुदैर्ध्य था, है ना। और इसमें कौन सा था आपका, इसमें धरातलीय था, ठीक है ना, ये हमने बताया आपको। इसमें क्या था, इसमें धरातलीय था, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी भूकंप तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। सेकेंडरी में अनुप्रस्थ, प्राइमरी में क्या, प्राइमरी में कौन सी, तो प्राइमरी में आपकी कौन सी, तो अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या है, ये धरातली तरंगे आपकी हैं ही, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुनामी का कारण नहीं है। सुनामी किसके कारण नहीं आता है, तो देखो अब सुनामी का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे ना पानी जो है बहुत तेज़ी से बहाव होता है और आसपास के जो नगर होते हैं वो डूब जाते हैं। तो देखिए वो किसके कारण हो सकता है, एक भूकंप आएगा तो उसके कारण हो सकता है, बिल्कुल। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो भी हो सकता है ना। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो पूरा पानी की तबाही मच जाएगी। और अगर समुद्र में भूस्खलन हो जाए तो भी हो सकता है ना। कहीं पे पानी, मिट्टी खिसक गई और वहाँ का जो बहाव है वो दूसरी तरफ बह जाएगा। तो एक मृदा अपरदन है जिससे क्या होगा, सुनामी कभी नहीं आएगी। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के धीरे धीरे क्षरण होता है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने से क्या होता है। तो अगर आपको पता हो, अगर आप हमें ये वीडियो आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमने ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताया था ना, उसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ, आपको जीवन भर नहीं भूलेगा, ठीक है ना। उसका हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, MEES, याद रखना। बस ये आपने याद कर लिया तो आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आपको याद हो जाएगा। आप जाके पीछे वीडियो देख भी सकते हैं, इसी में लेक्चर 2 में है शायद। तो इससे होता है क्या, मैं आपको ये चीज़ बता भी चुका हूँ। इसमें क्या होता है, ग्रेट ज्वार आता है, महान ज्वार, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं जब ये एक सीधी रेखा में हो जाता है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखो ये हमने बता दिया था आपको अभी भी ना, किस में नापी जाती है आपकी भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पे बार से नहीं, बार दाब का मात्रक है, पास्कल भी नहीं, किलोग्राम में नहीं, रिक्टर स्केल में नापी जाती है। और जो नापता है ना उसको क्या बोलते हैं, याद है, हमने अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको, सिस्मोग्राफी, ठीक है, सिस्मोग्राफी, ठीक है। ये सब एग्जाम के पहले पढ़ लीजिए। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कंप्लीट क्लासेस करके चाहिए ना, तो इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह भूकंप क्या कहलाता है जो फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण होता है। देखो फॉल्ट प्लेन का मतलब क्या हो गया, फॉल्ट प्लेन का मतलब हो गया कि आपकी भ्रंश समतल, मतलब जैसे भ्रंश घाटियाँ होती हैं ना, ऐसे जो भ्रंश प्लेन होते हैं वहाँ पे तो चट्टानों के जब पिघलेंगे ना तो वो जो टेक्टोनिक भूकंप होता है, विवर्तनिकीय भूकंप इसको बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी थी ना, तो ये विवर्तनिकीय भूकंप जो होता है ना, ये इसके कारण से होता है। ठीक है, तो अगर आप भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया था, मोन्टोलॉजी नहीं, भूकंप विज्ञान हाँ, ज्वालामुखी विज्ञान नहीं, स्थलाकृति नहीं, तो भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान को कहते क्या है ये याद रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने सिस्मोग्राफी, तो उसी से याद रख लोगे सिस्मोलॉजी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके क्या है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, वल्केनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, वल्केनोलॉजी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्राकृतिक घटना भूकंप का कारण बनती है। टिड्डियों का हमला, टिड्डियों के हमले से थोड़ी भूकंप आएगा भाई। तूफान, तूफान से भी कोई समस्या नहीं, भूकंप का कोई मतलब ही नहीं बनता इसके। चंद्रग्रहण से भी भूकंप का कोई मतलब नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट, हाँ इससे भूकंप आ सकता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आ सकता है, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार बैरोमीटर दाब से संबंधित है, बैरोमीटर क्या करता है, दाब का मात्रक है एक तरीके, मतलब दाब प्रेशर जो होता है उसको जांचता है। इसी सिस्मोग्राफी क्या करता है, वो आपका किससे संबंधित, भूकंप से। हम कई बार इसको बता चुके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र में है। देखो मैंने आपको बताया था ना क्या कि जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र है उसको कितने जोन में बांटा गया है, उसको 4 जोन में बांटा गया ना, पहले 5 जोन में था, अभी क्या है कि उसको 4 जोन में, जोन 1 समाप्त कर दिया गया, तो जोन 2, ठीक है, 3 एंड 4 एंड 5। तो जोन 2 में जो होता है ना, सबसे कम संवेदनशील जो होते हैं वो एरिया जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे अधिक, जोन 5 इस पर बात हो ही चुकी है आपकी अभी भी, है ना। तो जो सबसे कम वाला क्षेत्र होता है वो आता है जोन 2 में। उस हिसाब से ये जो रायपुर है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये है आपका सबसे कम में। ठीक है ना, याद रखना। सबसे अधिक में हमने बता दिया था, पूरा का पूरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो आता है, अंडमान एंड निकोबार आता है, जम्मू एंड कश्मीर आपका आता है, आपका उत्तराखंड आता है ना, आपका हिमाचल प्रदेश भी ले लो वो भी आता है। तो ये सारे जो एरियाज हैं ये सब क्या है, जोन 5 में है। निम्नलिखित में से कौन सुनामी चेतावनी संकेत देती है। अब इसमें देखिएगा सुनामी चेतावनी का संकेत कौन सा है, तूफानी मौसम, बारिश, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरता पानी, पालतू जानवर अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन कारण है ना वो ये है, होता क्या है ना कि आपकी जो सुनामी आने वाली होती है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं ना, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें और अचानक से गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली जो रीजन है वो ये है। अब पालतू जानवर अजीब हरकतें भी करते हैं, लेकिन ये और भी अन्य कारणों से भी करते हैं हरकतें, तो इसको सुनामी का एग्जैक्ट रीजन नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनामी, जिसे हार्बर वेव भी कहा जाता है, का कारण बन सकता है। तो हार्बर वेव का कारण कौन सा बन सकता है आप जानते हैं, समुद्र के नीचे भूकंप, हाँ ये। भयंकर तूफान नहीं, जर्मनी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है, सूखा नहीं, ये वाला समुद्र के नीचे भूकंप जब आता है इसको क्या बोलते हैं, हार्बर वेव कहते हैं। भूकंप का कारण क्या है, पृथ्वी की सतह का ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति। हाँ तो यही सही है, ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या वृद्धि से तो भूकंप आएगा नहीं, परमाणु विस्फोट से भी एक पृथ्वी हिलती है लेकिन उसको भूकंप नहीं कहा जा सकता। किस आधार पर भूकंप विज्ञानी भूकंप की संभावना का अनुमान नहीं लगाते हैं। ठीक है, याद रखना नहीं लगाते हैं, तो ये आप अनुमान नहीं लगाते। पृथ्वी के अंदर प्लेटों की गति के आधार पर तो लगाते हैं। दोष क्षेत्र के आधार पर, दोष क्षेत्र क्या होता है भैया, दोष क्षेत्र का मतलब होता है, ये गलत टाइप हो गया, ये जोन है ना, जोन एरियाज के हिसाब से, तो इस पर भी लगाते हैं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर तो कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र में आने वाले भूकंपों के इतिहास के आधार पर, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही होगा जिसके आधार पर नहीं लगाते हैं। आइए अब कुछ हम लोग ज्वालामुखी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट हमने आपको बता ही दिया है ना, बस उसके फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कह रहा है कौन सा ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना, तो जापान में स्थित सुकराजिमा, अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस, इटली में एटना नहीं, हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ, हाँ ये है, ये आपका क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना, और आप ये सब याद रखना कि ये जो सुकराजिमा है ना ये जापान में स्थित है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में स्थित है, और माउंट एटना जो है ना वो इटली में स्थित है। तो स्थान का नाम भी आपको याद रखना होता है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही पेट सवाल है, कई सारे एग्जाम पूछाता है। तो ये क्या है, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है ना ये क्या है,
आपका प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। जैसे ये स्टोम्बोली, इसको, और ये क्या है, ये एक्टिव ज्वालामुखी भी है, सक्रिय, ठीक है ना, ये भी याद रखना। बाकी लोकेशन याद रखना, स्टोम्बोली कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कहाँ का, भूमध्य सागर का, क्यों, भूमध्य सागर में इटली है। और आप देखो माउंट इटला, अभी हमने ऊपर पढ़ा। कोटोबैक्सी कहाँ पे है, ये इक्वाडोर में है, ये भी याद रखना। ये माउंट वेसुवियस क्या है, ये भी है, इटली में ही है। ये लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आपका ये अंडमान में स्थित है। अंडमान में कहाँ पे, वैरन द्वीप में, है ना। ये कहाँ पे है, वैरन द्वीप आपका अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है ना। अभी अभी इसके बाद हम लोग कर रहे थे, ये वहीं पे है, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, फिर से वही आ गया, वैरन द्वीप, जो कि कहाँ पे स्थित है, अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी नहीं है, पूछ रहा है ना। माउंट इटना अभी हमने पढ़ा ऊपर है। माउंट कोटोबैक्सी इक्वाडोर में, ये भी है। वेसुवियस, ये भी हमने पढ़ा भी है। माउंट ब्लैंक नहीं है ना। माउंट ब्लैंक क्या है, माउंट ब्लैंक क्या, एक पर्वत है ये, ठीक है ना, एक पर्वत है ये, और ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे पर्वत पूछ रहा है कि जिसमें क्या होता है, ज्वालामुखी आते हैं, है ना। तो अपलाशियन लिखा हुआ है, एप्लीशियन पर्वत है, यहाँ पे नहीं आता। हिमालय में भी ज्वालामुखी नहीं आते, क्योंकि भारत में तो क्या है, एक ही ज्वालामुखी पर्वत है, वो भी अंडमान में है। यूराल पदर यूरोप में, यहाँ पे भी ज्वालामुखी का कोई अभी तक वो नहीं देखा गया है। फ्यूजियामा यहाँ पे आता है। फ्यूजियामा कहाँ पे है, ये जापान में है, ठीक है ना, यहाँ पे आता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पृथ्वी का कौन सा है, वो है आपका ओजोस डेल सलाडो, ठीक है ना, ओजोस डेल सलाडो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखना, द्रव्यमान और पदचिन्ह के आधार पे पूछ रहा है ना। तो द्रव्यमान और पदचिन्ह के आधार पे कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, ये तामू मासिफ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, टैमू मैसिफ, ठीक है, इसको बोलते हैं टैमू मैसिफ, ठीक है। और ये टैमू मैसिफ ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका टैमू मैसिफ जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 90 ईस्ट रिज, ठीक है ना, ये एक पानी के नीचे ज्वालामुखी रिज है, ये किस महासागर में है, ठीक है ना। तो ये आपके आपके अपने हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पे है, ये हिंद महासागर में पाया जाता है, 90 ईस्ट रिज, ठीक है ना। अगला क्या क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का कौन सा द्वीप है, तो अभी भी हमने पढ़ लिया, एक ही है, ये कौन सा, अपना बैरन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है माउंट सेंट हेलेना द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है। तो माउंट सेंट हेलेना जो है ना, वो यूएसए में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है, यूएसए में स्थित है माउंट सेंट हेलेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज आपके हमने 3 टॉपिक खत्म कर दिए, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं। कौन कौन से हो गए, आपके चट्टान के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हमने दूसरा किसके बारे में पढ़ा, आपके भूकंप के बारे में भी, भूकंपी तरंगों को हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया। तीसरा आपका ज्वालामुखी, इसके बारे में भी हमने बताया कि इसका उद्गार कैसे होता है, और ये बस इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है वो आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने आपको 3 टॉपिक बताए। अब हम अगली क्लास आपकी जो है कल तक आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आपको जो है, मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, जो कि क्लास से ही रहता है, ठीक है ना। वो आपको ये देना है कि इटना जो है, ठीक है ना, आपकी, हाँ ये आप दे दीजिए कि इटना जो है ना, इटना ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे स्थित है, उस शहर का नाम आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही फेवरेट शहर है पूरे इंडियन का, ठीक है, वो शहर का बस नाम बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।